जय हिंद दोस्तों, स्वागत है PW ओनली IS क्लासेस में। यहाँ पर हिंदी माध्यम में आपको यूपीएससी पीसीएस का जो जनरल साइंस है, बेसिक साइंस है, आपको पढ़ाया जाएगा। जो आप PW पर जहाँ पे ऑनलाइन बैच परचेज करके पढ़ाया जाता है सलीम सर के द्वारा, उसी का ही हम PDF से आपको पढ़ाएंगे। और नया नया ये चैनल है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, तो सारा सब्जेक्ट का हम धीरे धीरे क्लास बाय क्लास प्ले लिस्ट बनाकर धीरे धीरे हम देते जाएंगे। इसीलिए आप इस चैनल को चलिए, तो आज क्लास होने वाला है लेक्चर 2 का, जीव विज्ञान भाग 2। दैनिक क्लास नोट्स, जैसे रोज के लिए नोट्स मिलता है वैसे ही इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पढ़ना है आज जीव विज्ञान भाग 2 में कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म के बारे में। आज ये इससे पहले भी एक वीडियो मैंने अपलोड कर चुका था, ये काफ़ी थोड़ा सा लेट से आया है, मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था, इसकी वजह से अब लगातार वीडियो अपलोड होते रहेंगे। और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहा है कि यूपीएससी से जितने भी रिलेटेड हैंगे जो PW पे पढ़ाया जा रहा है, मैं PDF पे पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। चलिए, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव कहते हैं। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आपको घेरा लगा दे रहे हैं, जो आप कॉपी में नोट्स कर सकते हैं कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव कहा जाता है। कर रहा इस तरल पदार्थ का निर्माण, जैसे कि साइटोप्लाज्म का निर्माण या कोशिका द्रव का निर्माण क्या चीज़ से होता है, थोड़ा सा उसके पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये जल के साथ जल रहता है, उसमें करे पोषक पदार्थ रहते हैं, विभिन्न प्रकार के क्या रहते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। किसके निर्माण में, तो आपको कोशिका द्रव और साइटोप्लाज्म के निर्माण में ये सारी चीज़ से मिलके आपको क्या चीज़ का निर्माण करता है, साइटोप्लाज्म कोशिका का निर्माण करता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर क्या बता रहा है कि सभी प्रकार की जैसे रासायनिक अभिक्रिया कोशिका द्रव के अंदर होती है। जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होने वाला रहता है वो कोशिका द्रव में ही होती है। सभी प्रकार के कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। कोशिकांग के बारे में मैं फिगर बता के दिखाऊंगा, उसके बारे में। कोशिकांग यानी कोशिका में जो भी अंग पाए जाते हैं वो कोशिकांग कहलाते हैं, सारे अंग मिलके। चलिए, कोशिकांग के बारे में आप आ जाते हैं, कोशिकांग के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्या बता रहा है इसमें, कोशिकांग करे कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अंग को कोशिकांग कहते हैं। मैंने आपको बताया कि कोशिकांग किसको कहते हैं, आपको बताया था कि कोशिका के अंदर जो भी अंग पाए जाते हैं वो कोशिकांग कहलाते हैं। कह रहा है इसके में जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए कौन कौन सा चीज आएगा जिसमें, क्या कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया, कह रहा है कि साइटोप्लाज्म, फिर क्या कह रहा है कि राइबोसोम, फिर कह रहा है कि गाल्जिया, ये सारे चीज क्या हैंगे, शामिल हैंगे। याद रखिएगा कि आपको कोशिकांग में क्या चीज़ शामिल है, कोशिकांग में क्या चीज़ शामिल है, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया शामिल हैगा, साइटोप्लाज्म शामिल है, राइबोसोम शामिल है, गाल्जिया शामिल है। तो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस क्वेश्चन कैसे बनाएगा भाई, कि कोशिकांग में शामिल है या कोशिकांग में इनमें से शामिल नहीं है। आपको ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया दे देगा, साइटोप्लाज्म दे देगा, राइबोसोम दे देगा, गाल्जी भी दे देगा, और इसके में 1 2 3 लिखा हुआ रहेगा, 1 2 3 या 1 2 3 4 या सभी रहेगा। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से अगर सब परफेक्ट है इसमें तो सब परफेक्ट ही मानना होगा। आई होप कि आप समझते होंगे। कह रहा है कि जो कोशिकांग है, कह रहा है कि इसमें कह रहा है जीव द्रव में देखिए जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जीव द्रव को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म कैसे बनता है भाई, तो कोशिका द्रव और केंद्रक से प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। कोशिका द्रव जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, तो कोशिका द्रव किसको कहते हैं, कोशिका द्रव में क्या पाया जाता है, तरल पदार्थ और कोशिकांग पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो आपको बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि जिसमें क्या करा जीव द्रव जो है, जैसे प्रोटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव और केंद्रक पाया जाता है। लेकिन कोशिका द्रव में केंद्रक नहीं पाया जाता, उसके में तरल पदार्थ और कोशिकांग पाया जाता है। आई होप कि आप समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा चलते हैं हम कहें कि बैक्टीरिया या जीवाणु के बारे में। किधर चलते हैं, बैक्टीरिया या जीवाणु की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई बैक्टीरिया की कोशिका भीति उस वाहक पदार्थ से सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कि जो बैक्टीरिया की कोशिका भीति है उसको सुरक्षा प्रदान करती है। ये करीब बहुत सारे बैक्टीरिया मानव शरीर में रोग भी फैलाते हैं तथा कुछ मानव शरीर को रक्षक भी कहते हैं। बात सही है। यही कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो जो कोशिका मतलब कि बैक्टीरिया है तो कुछ 2 तरह का रहता है, एक नुकसान पहुंचाने वाला रहता है और एक ठो फायदा पहुंचाने वाला रहता है। चलिए हम सबकी बारी बारी परिभाषा देखेंगे, सबके बारे में हम बारी बारी से जानेंगे कि क्या चीज़ है। कह रहा है कि परिभाषा में थोड़ा सा समझते हैं कि ऐसी जीवाणु अथवा कवक जो मानव शरीर के लिए लाभदायक होता है। याद रखिएगा, जो मानव शरीर के लिए क्या है, लाभदायक है, जो मनुष्य के शरीर के पाचन क्षमता को बढ़ाती है, विभिन्न प्रकार की विटामिन को संश्लेषण करने में मदद करती है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, ये सभी हमारा प्रायोटिक कहलाता है। याद रखिएगा, प्रोबायोटिक कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, प्रोबायोटिक कहलाता है। ध्यान दीजिएगा कि प्रोबायोटिक किसको कहते हैं, तो यानी कि वैसा जीवाणु है ना जो मानव शरीर के लिए लाभदायक हो, मानव शरीर के लिए क्या हो, लाभदायक हो, और उसके पाचन में वृद्धि करता हो, पाचन के लिए उसके लिए फायदेमंद हो, विटामिन का संश्लेषण में मदद करता हो और रोग प्रतिरोधकता क्षमता, विभिन्न रोग से लड़ने के लिए ताकत देता हो, ऐसे जीवाणु को प्रोबायोटिक कहते हैं। ऐसे जीवाणु को क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, ऐसे जीवाणु को प्रोबायोटिक कहते हैं। आई होप कि समझ गए होंगे।
फिर क्या कर रहा, रोगजनक बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा देखिए। रोगजनक बैक्टीरिया को मारने हेतु जिस प्रकार का रसायन का प्रयोग करते हैं उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। आप एंटीबायोटिक दवा भी ली है, तो एंटीबायोटिक जो मतलब कि बैक्टीरिया को मारने का काम करता है वो एंटीबायोटिक कहलाता है। कुछ रोग जनित जीवाणु ऐसे होते हैं जो अपनी कोशिका की भित्ति को इतना मजबूत बना लेते हैं कि उन पर एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं पड़ता। कोई ऐसे थेथर होते हैं जीवाणु जिसमें एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें एंटीबायोटिक की सहायता से समाप्त नहीं किया जा सकता है उसको सुपर बग कहते हैं। याद रखिएगा, सुपर बग, ये इंपॉर्टेंट ही चीज़ है कि सुपर बग क्या है। तो जिनमें है ना, जिन बैक्टीरिया में मतलब एंटीबायोटिक की सहायता समाप्त नहीं किया जा सकता उसको सुपर बग कहा जाता है। यह प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीवाणु कहलाते हैं। ऐसे प्रतिजैविक प्रतिरोधक क्या कहलाते हैं, जीवाणु कहलाते हैं। तो याद रखिएगा कि एंटीबग किसको कहेंगे, तो बैक्टीरिया जिन्हें एंटीबायोटिक की सहायता से समाप्त नहीं किया जा सकता है, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिसे एंटीबायोटिक की सहायता से समाप्त नहीं किया जा सकता है उसको क्या बोलेंगे, सुपर बग कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कहा कि मेडिकल सर्जन द लाइसेंट के अनुसार सुपर के कारण वर्ष 2019 में दुनिया भर में देखिए 12.7 मतलब लोगों की मौत हो गई है। इतने लोग जो हैं सो सुपर बग से मतलब 2019 में ये रिपोर्ट निकला करेंट अफेयर में, है ना, इससे मतलब कि मौत हुआ है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, करेंट से पूछते रहता है क्वेश्चन। फिर क्या है, थोड़ा सा चलते हैं, कह रहे एंटीबायोटिक प्रतिजैविक। कौन सा भाई, तो एंटीबायोटिक प्रतिजैविक वह रसायन अथवा वह दवाई जिसे जीवाणु को नष्ट करने के लिए बनाई जाती है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है। एंटीबायोटिक किसको कहते हैं, जिससे जीवाणु को नष्ट किया जाता हो, जिससे जीवाणु को नष्ट किया जाता हो। आई होप कि आप समझ रहे हैं। कह रहा है इसमें क्या कि प्रतिजैविक, क्या प्रतिजैविक प्रतिरोध जीवाणु क्या है, प्रतिजैविक प्रतिरोध जीवाणु क्या है, इसके बारे में कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे जीवाणु अथवा सूक्ष्म जीव जिन पर एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है। लो, एंटीबायोटिक का जिन पर असर नहीं होता है वह उसके खिलाफ प्रतिरक्षा उत्पन्न कर लेता है, कह रहे गंभीर बीमारियों के कारण बनते हैं, उसे सुपर बग कहा जाता है। ऐसे जीवाणु को प्रतिरक्षी जैविक कहते हैं। ये मैंने आपको ऊपर में भी बताया, थोड़ा सा यहाँ पर भी दिया हुआ था। आई होप कि समझ गए होंगे। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा चलते हैं इसके बारे में कि शरीर का जो है ना, शरीर में ऊर्जा का निर्माण कैसे कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो जो शरीर में ऊर्जा का निर्माण है, शरीर में ऊर्जा का जो निर्माण है भोजन में पाए जाने वाले पदार्थ से होता है। अब भोजन में कौन सा किस तरह का पदार्थ ले रहे हैं उसी टाइप से हमको क्या मतलब शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। थोड़ा सा इसके कंट्रैक्शन से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए भोज्य पदार्थ से क्या चीज़ मिलेगा भाई, चाहे तो वसा मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट और शर्करा मिलेगा, प्रोटीन वगैरह मिलता है, हमको भोजन से मिलता है। अब देखिए क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या, यानी कार्बोहाइड्रेट और शर्करा जब पाचन शरीर में होता है तो ये क्या बनाता है, ग्लूकोज बना लेता है। क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट या शर्करा का जब पाचन होता है तो ग्लूकोज बनाता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है जो हमारे शरीर के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। फिर कह रहा है कि शरीर में जब अवशोषित होकर शरीर में पचता है ये, तो अंत में पचा हुआ भोजन O2 यानी क्या, ऑक्सीजन बनाता है। और ये कह रहा है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज और ऊर्जा ये देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का फिर ये क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। आई होप कि ये समझ गए होंगे। फिर क्या कर रहा है कि ऊर्जा इस प्रकार ग्लूकोज को टूटने से कह रहा है कि आयोज निष्कासित होती है, यानी कि इस तरीके से हमारे शरीर को क्या मिलता है भाई, ऊर्जा मिलता है। शरीर में ऊर्जा का निर्माण भोजन के माध्यम से, भोजन के द्वारा हम वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जिसे हम शर्करा नाम से भी जानते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट को शर्करा भी कहते हैं। तो यही कह रहा है कि शरीर में पाचन होता है जो हमें ग्लूकोज का निर्माण कराता है। क्या चीज़ का निर्माण कराता है, ग्लूकोज का। इस तरह ग्लूकोज से शरीर में अंगों में अवशोषित होकर कहा हुआ प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाते हैं, यहाँ जहाँ पर फेफड़ों के माध्यम से प्राप्त ऑक्सीजन की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल ऊर्जा का निर्माण करता है, जैसे कि मैंने उसमें बताया। यानी कि जब भोजन को खाओगे वो कार्बोहाइड्रेट या शर्करा में बदलेगा, उसके बाद ग्लूकोज में बदलेगा, और ग्लूकोज जो रहेगा वो विभिन्न अंगों में अवशोषित कर लिया जाता है, और वहाँ से ऑक्सीजन फेफड़ा से मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड वो फिर निकालता है और जल का निर्माण होता है। आई होप कि ये चीज समझ गए। फिर क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या फंक्शन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिका उसको कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी या एडीपी या पीआई रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये एडीपी क्या है थोड़ा सा जान जाते हैं इसके बारे में। तो एडोनाइसिस ट्राइफॉस्फेट, एटीपी ऊर्जा है, एडीपी भी ऊर्जा है जो एडोनाइज्ड डाइफॉस्फेट होता है, और पीआई इनऑर्गेनाइज्ड फॉस्फेट रहता है, ये ऊर्जा है। तो बात ध्यान में देना ये है कि यह एक कोशिका है, यह कोशिकांग है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो अभी आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, कोशिकांग है। क्या है ये है कोशिकांग है। कह रहा है कि इसे पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गिरी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा अणु एडिनोइ डाइफॉस्फेट के रूप में रहता है, यानी कि एटीपी के तौर पे रहता है, एटीपी के तौर पे रहता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गिरी कहा जाता है। इस ऊर्जा का मुद्रा भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, और इसी के टूटने से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होता है।
यानी एटीपी को टूटने से ही शरीर को ऊर्जा प्राप्त होता है, जिसके निर्माण के बावजूद टूटने से उत्पन्न ऊर्जा कोशिका में चला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में 3 अंग होते हैं, क्या क्या? एटीपी, एडीपी, पीआई, जो मैंने आपको ऊपर में बताया। ये आपको समझाया गया हैगा। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से जानकारी ले लेते हैं। ग्लूकोज को टूटने के बाद ऊर्जा के द्वारा जब एडिनो डाई फास्फेट इन ऑर्गेनिक फास्फेट से जुड़ेगा, तब यह एडिनो ट्राई फास्फेट में बदल जाएगा और यह हमारी कोशिका में संग्रहित हो जाता है। जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो यह एडिनो डाई फास्फेट तथा इनऑर्गेनिक फास्फेट टूट जाता है, उसके साथ ऊर्जा भी उत्पादन करेगा। यही ऊर्जा शरीर के लिए आवश्यकता होती है। यानी कि ये तीनों जो आपको टाइप बताएं, वो तीनों ही टूट के हमें ऊर्जा शरीर को देता है। इस प्रकार शरीर को ऊर्जा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। यही क्रिया चक्रीय फॉर्म में चलती रहती है, यही क्रिया हमारे शरीर में चलती रहती है। आई होप कि ये समझते होंगे जो आपको इसमें बताया गया है। फिर क्या बता रहा है आपको? हमारे शरीर में 2 प्रकार की क्रिया होती है, पहला उपचय और अपचय। 2 प्रकार की क्रिया होती है। कह रहा उपचय के अंतर्गत 2 अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। उपचय में क्या है कि 2 छोटे-छोटे जो अणु हैं, 2 छोटे-छोटे अणु मिलकर एक बड़ा अणु का निर्माण करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल साथ मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। इससे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि उपचय में 2 अणु आपस में मिलता है, एक बड़ा अणु का निर्माण करता है, अर्थात ऊर्जा का निर्माण करता है। यानी कि इसके हम बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर क्या चीज़? ग्लूकोज का निर्माण करता है। लेकिन अपचय में क्या होता है कि 2 छोटे-छोटे अणु टूट जाते हैं, एक बड़ा अणु 2 छोटे-छोटे अणुओं में टूट जाते हैं और ऊर्जा उत्सर्जन करता है। जैसे कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा का निर्माण करता है। इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यानी अपचयन में ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। समझ में आया? तो इस तरीका से हम लोग को क्या मिलता हैगा? शरीर को ऊर्जा मिलता है। आई होप कि समझ गए होंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगले क्लास में आपको क्लास कंटिन्यू चलते रहेगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ मांगना हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।